आज की वीडियो में हम यशपाल समिति के बारे में बात करेंगे। यशपाल कमेटी जो कि 1992-93 में आई थी, ये एक्चुअली में इसका गठन क्यों हुआ और किसके द्वारा हुआ और इसका मेन उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, वो सब थोड़ी जानने की बात जानते हैं आज। देखिए, जो करंट सिचुएशन थी 1992-93 में एजुकेशन की, देखा जा रहा था कि जो बैग्स का बर्डन था या बैग का जो बोझ था वो बढ़ता जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे मोटे मोटे बैग लेके घूम रहे हैं और देखा जाता है कि बैग का जो बोझ बढ़ रहा है वो तो ठीक है, पर क्वालिटी एजुकेशन भी गिरती जा रही है कि बच्चों को कुछ दिमाग में इतना अच्छा है नहीं, या बच्चे कुछ इतना अच्छा नई चीज़ें सीख नहीं रहे, बस स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। परीक्षाओं को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में पास फेल का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है कि वो आत्महत्या जैसी चीज़ें सोच रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने शिक्षा को थोड़ा सा चेंज करने की या फिर इस सिचुएशन को सुधारने के लिए कुछ काम करने की बात की, और उसी के चलते हुए राष्ट्र सलाहकार समिति का गठन किया गया। तो आधुनिक शिक्षा में बच्चों के ऊपर बढ़ते हुए बोझ को दूर करने के लिए भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को एक राष्ट्र सलाहकार समिति का गठन करने के लिए कहा। जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसने एक राष्ट्र सलाहकार समिति का गठन किया। यशपाल समिति को राष्ट्र सलाहकार समिति भी कहा जाता है, जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल को बनाया गया। और ये जो समिति बनी थी राष्ट्र सलाहकार समिति, उसी को उसके जो अध्यक्ष थे, उसके जो हेड थे, वो प्रोफेसर यशपाल बने और उसी की वजह से इस समिति का नाम यशपाल समिति पड़ गया। इस समिति में कुल 8 सदस्य शामिल थे। टोटल जो मेंबर थे इसमें 8 थे। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में सुधार, प्राथमिक शिक्षा को अधिक रुचिपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण बनाना, छात्रों की समझ में वृद्धि प्लस पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करना। अब देखो, ये जो बर्डन है, हम छोटी क्लासेस में इतना ज़्यादा बर्डन क्यों है? क्योंकि पाठ्यक्रम ठीक नहीं है, जो सिलेबस है उनका वो ठीक नहीं है। तो ये जो कमेटी था उसका उद्देश्य था पाठ्यक्रम को व्यवस्थित बनाना है और ज़्यादा प्राथमिक शिक्षा को रुचिपूर्वक बनाना है। शिक्षा जो प्रणाली चली आ रही है उसको उसमें सुधार लाया जाए, प्लस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या फिर गुणवत्ता को बनाया जाए और अच्छा बनाया जाए या उसको बेहतर किया जाए। बच्चों की जो समझ है उसमें वृद्धि लाया जाए, क्योंकि इससे पहले जो शिक्षा प्रणाली चल रही थी उसमें रटने पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा था। तो इनका उद्देश्य था कि बच्चों की जो समझ है उसमें वृद्धि लाई जाए। तो ये कुछ उद्देश्यों को दिमाग में या फिर ध्यान में रखते हुए इस कमेटी ने अपने सुझाव तैयार करना स्टार्ट किए। इस समिति ने 15 जुलाई 1993 को अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे शिक्षा बिना बोझ के नामक शीर्षक दिया गया। जो यशपाल कमेटी की रिपोर्ट थी उसका शीर्षक क्या था? शिक्षा बिना बोझ। उनका मेन मोटिव था शिक्षा बिना बोझ। बोझ से सिर्फ बैग के बोझ की नहीं बात करें, जो मेंटल स्ट्रेस है, दिमागी बोझ है, उसको भी कम करने की बात की गई। जो बच्चों के ऊपर एग्ज़ाम का प्रेशर है, याद करने का प्रेशर है या फर्स्ट आने का प्रेशर है, वो सबको भी कम करने की बात की गई थी। इसीलिए इसका शीर्षक था शिक्षा बिना बोझ। बैग का भी बर्डन कम करना है, प्लस मेंटल स्ट्रेस जो बच्चों के उसको भी कम करना है। तो 15 जुलाई 1993 को अपनी रिपोर्ट इन्होंने
सामने गवर्नमेंट को दी, प्रस्तुत की, और उसका हेडिंग क्या दिया, शिक्षा बिना बोझ के, बिना किसी बर्डन के शिक्षा देना। ये रिपोर्ट तैयार कैसे की गई, इसमें CBSE के जो मेंबर्स थे उनको इंक्लूड किया गया, NCERT के जो बुक्स थी प्लस वहाँ के जो लोग थे उनको पूरा स्टडी किया गया। मतलब जो NCERT की बुक थी, CBSE की बुक थी, सब चीज़ों को स्टडी किया गया। एंड देन जो करंट स्कूल्स के प्रिंसिपल थे, टीचर्स थे, पेरेंट्स थे, सबको इंक्लूड करके उनसे सजेशन लिया गया, व्यूज़ लिए गए, और फिर ये जो हमारी यशपाल कमेटी है उसने अपना रिपोर्ट रेडी किया। तो इसमें सबकी भागीदारी थी। जो मेन कोर कमेटी में 8 सदस्य थे उन लोग ने तो अपना दिमाग लगाया ही, प्लस इन्होंने जो शिक्षा प्रणाली से जुड़े हुए लोग थे उनसे बात करके, एक्सपर्ट से बात करके अपनी रिपोर्ट रेडी की थी। इस प्रतिवेदन को 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं में विभाजित किया गया। जो इनकी रिपोर्ट तैयार की गई थी वो 5 इम्पॉर्टेंट चीज़ मतलब या 5 खंडों में बांटी गई थी। पहले खंड में क्या था, प्रथम खंड में समिति गठन के उद्देश्य, क्रियाविधि तथा धन्यवाद को प्रस्तुत किया। जो पहला खंड था, ये जो हमारी रिपोर्ट तैयार की गई थी या जो कमेटी थी उसके उद्देश्य, क्रियान्वयन विधि तथा धन्यवाद के बारे में उसमें डिस्क्राइब किया गया था, उसमें लिखा गया था। तो जो दूसरा खंड था उसमें आधुनिक शिक्षा व्यवस्था तथा उसकी समस्याओं पर प्रकाश डाला गया। जो सेकेंड पार्ट था इस जो सुझाव पत्र था उनका, जो प्रतिवेदन था, उसमें उन्होंने जो सेकंड पार्ट था उसमें आधुनिक शिक्षा, जो करंट एजुकेशन सिस्टम चल रहा था उसके जो प्रॉब्लम्स थी उस पर प्रकाश डाला कि क्या क्या दिक्कतें हैं। टीचर सिर्फ सिलेबस पे ध्यान दे रही है, पेरेंट्स सिर्फ रिज़ल्ट, मार्क्स के ऊपर, नंबर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, बच्चा कितना समझ रहा है उस चीज़ों को कोई ध्यान नहीं दिया। तो ऐसी बहुत सारी अनगिनत चीज़ों, जो अनगिनत समस्याएं थी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में, उसके ऊपर फोकस किया गया या उसके बारे में बताया गया था सेकंड पार्ट में। तृतीय खंड में समस्याओं के कारण को खोजने का प्रयास किया गया। अच्छा, जो थर्ड पार्ट था उसमें जो समस्याएं थी उसका कारण जानने की कोशिश की गई या उसके कारण को खोजने की बात की गई। अच्छा, इसमें बोला गया कि जो शिक्षक है उनका उत्तरदायित्व या फिर उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उनका जो व्यवहार है वो दोषपूर्ण है। परीक्षाओं को अंक प्राप्त करने का आधार ना बनाया जाए, और ऐसे बहुत सारे जो समस्याओं के कारण थे उन्होंने खोज के थर्ड पार्ट में बताए। चतुर्खंड में समस्याओं का समाधान करने का सुझाव दिया गया। जो फोर्थ पार्ट था उसमें उन्होंने मतलब सेकंड पार्ट में उन्होंने प्रॉब्लम बताई, थर्ड पार्ट में उसका कारण क्या है, और फोर्थ पार्ट में उन्होंने बताया कि ये समस्याओं का सलूशन कैसे किया जा सकता है, और जो बैग का बर्डन है प्लस बच्चों के ऊपर जो मेंटल स्ट्रेस है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उसके बारे में डिटेल में बताया। फिफ्थ और लास्ट खंड में परिशिष्ट के रूप में समिति के गठन का आदेश पत्र दिया गया। ये पूरा उनका जो उन्होंने बनाया था, अपना प्रस्तुत किया था आदेश पत्र, वो 5 खंडों में बना था और 5 खंडों में ये सारी चीज़ें ऐड की गई थी। आज के लिए इतना ही। कल हम सुझाव पढ़ेंगे, यशपाल समिति में क्या सुझाव दिए गए थे।